कहानी की शुरुआत में हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने ब्लैक स्मिथ की एबिलिटी को यूज करते हुए एक वेपन को बना रहा होता है एंड इसका नाम चॉन होता है। और चॉन का पास्ट वर्जन चॉन से क्वेश्चन करता है कि क्या चॉन सच में ये करने वाला है, क्या वो सच में एक रिवेंज के पाथ पे चलेगा। लेकिन चॉन उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं देता, वो खाली अपने वेपन को बनाने पर फोकस ही कर रहा होता है। चॉन का पास्ट वर्जन चॉन से फिर से कहता है कि क्या चॉन यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे गिल्ट है कि वो उन लोगों को नहीं बचा पाया। एंड अगले ही पल हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे चॉन के सामने उसकी सिस्टर ने यहाँ पे खुद को मार लिया होता है। वही चॉन के फादर भी यहाँ पे मर चुके होते हैं और इसी के साथ चॉन का पूरा सेट यहाँ पे खत्म हो चुका होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे चॉन कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे लिए एक ही चीज मैटर करती है और वो है उसे खत्म करना। एंड चॉन यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है ये बस थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चॉन डीमन कल्ट के मेंशन के सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि वो डीमन कल्ट के अंदर पिछले 15 साल से ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है ताकि वो खुद को इस जगह से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सके और अपना बदला ले सके। अगले सीन में हम डीमन कल्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पर्सन अपने सारे के सारे लोगों से कहता है कि सारे लोग झुककर डीमन कल्ट को अपनी रिस्पेक्ट शो करें, क्योंकि पिछले 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार डीमन कल्ट टॉप पे आ चुका है और इससे पॉसिबल हो पाया है डीमन लॉर्ड की वजह से। साथ ही हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही पर्सन डीमन लॉर्ड से कहता है कि क्राफ्टमैन चॉन आपको 11th डिवाइन वेपन देना चाहता है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि चॉन आगे की तरफ अपना वेपन लेके आ चुका होता है, लेकिन जब पर्सन देखता है तो उसके अंदर कोई भी वेपन नहीं होता, क्योंकि असल में वो कोई डिवाइन वेपन नहीं था बल्कि वो एक किलिंग वेपन था जो कि देखा नहीं जा सकता। इसके बाद चॉन उस पर्सन पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बिना टाइम वेस्ट करे वो सीधा डीमन लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने किलिंग वेपन को सीधा फेंक कर डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड ने सिर्फ एक ही फिंगर से उस अटैक को यहाँ पे रोक लिया होता है, जिससे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इतने दूर आने के बाद चॉन भी यहाँ पे हार नहीं मान सकता था, इसीलिए वो अपनी इनेट एनर्जी को यूज करते हुए सीधा उस वेपन की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। एंड वेपन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन लॉर्ड की फिंगर से लेके पूरा का पूरा हाथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक और काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर लोग शॉक होते हैं कि एक ब्लैक स्मिथ ऐसे मार्शल आर्ट को कैसे यूज कर पा रहा है और अपनी इनेट एनर्जी को यूज करने की वजह से चॉन को यहाँ पे काफी ज्यादा इंजरीज भी हो जाती है। लेकिन चॉन को इस बात से खुशी होती है कि आखिरकार उसने डीमन लॉर्ड को यहाँ पे जान से मार दिया है। लेकिन अगले ही पल उसकी इंटरनल इंजरी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इस वेपन का कंट्रोल खुद डीमन लॉर्ड के हाथ में होता है, जिसे जानने को मिलता है कि डीमन लॉर्ड यहाँ पे मरा नहीं होता। एंड हम देख पाते हैं कि डीमन लॉर्ड की बॉडी यहाँ पे रीजनरेट कर रही होती है। साथ ही डीमन लॉर्ड बताता है कि इस डैगर का कोई भी फॉर्म नहीं है और साथ ही इस डैगर को सेंस भी नहीं किया जा सकता है। एंड यही वजह है कि इस डैगर का नाम फॉर्मलेस डैगर है। जॉन डीमन लॉर्ड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज उसके लिए ये होती है कि डीमन लॉर्ड को फॉर्मलेस डैगर के बारे में भी पता होता है। लेकिन अगले ही पल डीमन लॉर्ड काफी तेजी से आगे बढ़ता है और चॉन को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। एंड वो चॉन से कहता है कि उसके लिए यहाँ पे अपने क्लैन का बदला लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने फेथ को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी हालत में भी चॉन यहाँ पे काफी ज्यादा गालियां डीमन लॉर्ड को दे रहा होता है। डीमन लॉर्ड चॉन से कहता है कि वो उसको यहाँ पे जिंदा छोड़ सकता था अगर उसने अपनी इनर एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट नहीं किया होता। अब चॉन उसके लिए किसी कचड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद डीमन लॉर्ड अपनी पावर को यूज करते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, शायद अगली बार मौका मिलने के बाद तुम अपने एक्सपेक्टेशंस पे पहुंच पाओगे। ये कहने के बाद डीमन लॉर्ड ने यहाँ पे कुछ स्पेल्स को पढ़ना शुरू कर दिया होता है। एंड स्पेल्स कंप्लीट करने के बाद वो चॉन को हवा में फेंकता है और उसी के डैगर को सीधा उसके सर में घुसा देता है। अब चॉन यहाँ पे मरते हुए अपने रिग्रेट्स के बारे में सोचता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानने को मिलता है कि बचपन से ही चॉन के पास डांटिया नहीं थे, इसलिए उसने डिवाइन वेपन बनाने का रास्ता चुना। चॉन कभी वो लाइफ जी ही नहीं पाया जो कि वो सच में जीना चाहता था और इन्हीं सारे रिग्रेट्स के साथ में चॉन यहाँ पे मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चॉन की आंखें खुलती है और उसके सामने एक अलग ही जगह होती है। चॉन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ पे है और आखिरकार इसके सामने कौन से लोग बैठे हैं। और उससे भी ज्यादा जो चीज उसको परेशान करती है वो ये है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड का क्या हुआ। अगली पल में एक पर्सन को देखते हैं जो कि चॉन के चेहरे पे चाटा मारते हुए कहता है कि लगता है कि अब वो होश में आ चुका है। चॉन उस पर्सन को शॉक होते हुए देखकर कहता है कि आखिरकार पियोंग यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जल्दी चॉन यहाँ पे रियलाइज कर लेता है कि आखिरकार यहाँ पे कैसी सिचुएशन बनी हुई है। एंड जैसे वो पीछे की तरफ देखता है यहाँ पे वही लड़की होती है जिसने पिछली बार खुद को मार लिया था। चॉन सच में काफी ज्यादा शॉक होता है कि क्या वो सच में यहाँ पे पास्ट में आ चुका है या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का सपना है जो कि वो देख रहा है। लेकिन अब ये सारी चीज चॉन के लिए मैटर नहीं करती, वो सीधा अपने कपड़े को उतार कर सीधा उस लड़की को पहना देता है। हमें जानने को मिलता है कि इस लड़की का नाम सियोल होता है और चॉन सियोल से कहता है कि भले ही वो पहले नहीं कर पाया था लेकिन वो इस बार उसको प्रोटेक्ट करेगा। चॉन अपने मन में कहता है कि अगर ये सपना ही क्यों ना हो लेकिन ये चीज वो वापस नहीं होने देगा। लेकिन ये सब देखकर पियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो चॉन पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या वो यहाँ पे मरना चाहता है, लेकिन चॉन बड़े आराम से उसके अटैक को रोक लेता है और वो पियोंग से कहता है कि पियोंग यहाँ पे वैसे भी आज मरने वाला है तो क्या मरने से पहले वो यहाँ पे उसकी सिस्टर से माफी मांगेगा। लेकिन पियोंग अपने हाथ को छुड़वाते
हुए कहता है कि लगता है कि चॉन यहाँ पे पागल हो चुका है। चॉन प्योंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी सिस्टर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, क्योंकि प्योंग की शक्ल इतनी ज्यादा भद्दी है कि वो खुद भी ऐसा कर देता। लेकिन चॉन यहाँ पे नहीं रुकता, बल्कि वो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और अब इन सारी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर चॉन पे वो सीधा अटैक कर देता है। लेकिन चॉन बड़े आराम से उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पे डॉज कर रहा होता है। चॉन अपने मन में कहता है कि अगर सच में उसको दूसरा चांस मिला है तो हर वो उस चीज को बदल देगा जो कि वो पिछली बार नहीं कर पाया था। इसके बाद चॉन प्योंग को और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या प्योंग इतना ही कर सकता है, और चॉन की ऐसी बात सुनकर अब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो चॉन से कहता है कि चॉन यहाँ पे मुश्किल से उसके अटैक को यहाँ पे डॉज कर पा रहा है और यहाँ पे चॉन खाली टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये कहने के बाद प्योंग ने चॉन पे काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन अगली सीन में हम देखते हैं कि चॉन ने अपने 2 डैगर की मदद से उसके अटैक को रोक लिया होता है और ये देखकर प्योंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि चॉन ने सिर्फ अपने 2 डैगर की मदद से उसके स्वॉर्ड अटैक को यहाँ पे बड़े आराम से रोक लिया था। चॉन अपने डैगर की मदद से प्योंग के अटैक के डायरेक्शन को चेंज करता है और एक ही लात मार के उसी पीछे की तरफ हटा देता है। एंड चॉन की बॉडी के अंदर से हम एक पावरफुल किलिंग इंटेंट को फील कर पाते हैं और अब चॉन यहाँ पे और ज्यादा होल्ड बैक नहीं करता, वो तेजी से आगे बढ़ते हुए प्योंग का एक हाथ यहाँ पे काट देता है। एंड एक हाथ कटने की वजह से प्योंग यहाँ पे दर्द में काफी तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड उसकी ऐसी पैथेटिक हालत देखकर चॉन उससे कहता है कि यहाँ पे कमजोर एक्ट करना बंद करो, क्योंकि ये चीज तो बस यहाँ पे अभी शुरू हुई है। चॉन से हमें जानने को मिलता है कि प्योंग एक ट्रेटर है जिसने ब्लड डीमन कल्ट के साथ मिलकर अलायंस को धोखा दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे। और यही दूसरी वजह है कि चॉन यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और चॉन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर प्योंग यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास मत आना। अगर चॉन उसके पास आता है तो उसके लिए और भी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन उसकी ऐसी बकवास सुनने के बाद भी चॉन को यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। चॉन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो चलो इस चीज को प्योंग के दिल से शुरू करते हैं। एंड ये सब यहाँ पे प्योंग के चमचे भी देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हैं। वो सब अपने मन में सोच रहे होते हैं कि प्योंग आखिरकार चॉन से कैसे हार सकता है। इसके बाद वो लोग चॉन को यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे चॉन को शायद अब रुक जाना चाहिए। लेकिन चॉन का किलिंग इंटेंट देखकर वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, इसीलिए वो चॉन के बीच में नहीं आते। साथ ही हम चॉन को देखते हैं जो कि अपने डेमोनिक ऑरा को यहाँ पे एंडोर कर रहा होता है, क्योंकि चॉन अपने डेमोनिक एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। लेकिन इसे एंडोर करने की वजह से उसके मुंह से खून भी निकल गया होता है। इसके बाद चॉन प्योंग से कहता है कि जैसे कमीने को मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो करने का ट्राई किया है वो किसी माफी से भी कम नहीं है। ये कहने के बाद चॉन यहाँ पे सीधा प्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लेकिन इससे पहले चॉन यहाँ पे उसको खत्म कर पाता, तभी कोई पर्सन यहाँ पे चॉन पर अटैक करके उसी पीछे की तरफ हटा देता है। और तभी हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनमें से एक पर्सन चॉन से कहता है कि वो और ज्यादा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी चॉन ने यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है। और चॉन से हमें जानने को मिलता है कि ये लोग ड्रैगन सक्सेसर गार्ड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे अलायंस लीडर के हर एक डिसेबल के लिए गार्ड्स को रखे जाते हैं, जिन्हें ड्रैगन सक्सेसर गार्ड कहा जाता है। और इन्हीं गार्ड में से जो कमांडर होता है उसका नाम भी हमें जानने को मिलता है, जो कि यूगॉन होता है। यूगॉन को अपने सामने देखकर चॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, क्योंकि चॉन से हमें जानने को मिलता है कि यूगॉन आगे चल के वर्स्ट ट्रेडर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आगे चल के ये भी बटेल के अंदर शामिल होता है और इसकी वजह से अलायंस के 13% फोर्स यहाँ पे मारे जाते हैं। इसलिए चॉन यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके इन सबको यहीं पे खत्म करना होगा, भले ही इसका नतीजा आगे चल के कुछ भी क्यों ना हो। इसके बाद चॉन यूगॉन से कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इंटरप्ट करने की, और वो यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को बचा रहा है जो कि अभी तक यहाँ पे अलायंस लीडर का पर्सनल डिसेबल भी नहीं बना है। ये बात सुनकर यूं काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉन को इस बारे में पता होगा। चॉन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि वो लोग तब कहाँ थे जब ये कमीना मेरी बहन को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर यूगॉन कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन मुरीम अलायंस सिर्फ लॉस के ऊपर ही चलती है। ये सुनकर चॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुरीम अलायंस के कुत्ते अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हैं, और अब वो मुझे बताएंगे कि आखिरकार मुरीम अलायंस के लॉस क्या होते हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो यहाँ पर यूगॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो चॉन से इसके लिए माफी मांगने को कहता है और कहता है कि अगर चॉन ऐसा नहीं करता तो काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। इसके बाद चॉन यहाँ पे फाइट के लिए रेडी होते हुए यहाँ पे उससे कहता है, तो अब पता चल रहा है कि अलायंस का ये कुत्ता आखिरकार ऐसी पोजीशन पे कैसे आया है, क्योंकि वो दूसरों की तलवे जो चाटता है। एंड चॉन की ऐसी बातें सुनने के बाद वो यूगॉन पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो अपने बाकी गार्ड से चॉन को कैद करने के लिए कहता है। सुनते ही सारे के सारे गार्ड पलक झपकते ही चॉन के पास आ चुके होते हैं। चॉन से हमें जानने को मिलता है कि यूगॉन एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, वह ये सारे 3rd रेट के वॉरियर्स हैं, और यही वजह थी कि उनके अटैक को डॉज करने में चॉन को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। इसलिए चॉन डिसाइड करता है कि वो इन सारे के सारे लोगों को एक एक अटैक में यहाँ पे नॉकआउट करेगा, क्योंकि इतनी एनर्जी यूज करने के बाद अब उसके पास सिर्फ 2 सालों की और इंटरनल एनर्जी बची हुई है। एंड इसके बाद चॉन एक ही करके उन सारे के सारे लोगों को यहाँ पे नॉक करना शुरू कर देता है। इसके बाद चॉन जैसे एक और वॉरियर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यूगॉन उस पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ ढकेल देता है, और इस अटैक की वजह से चॉन को काफी ज्यादा इंजरीज भी हो चुकी होती है। एंड उसके सामने यूगॉन आ चुका होता है, जो कि चॉन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि 3rd रेट वॉरियर होने के बाद आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो रेज में गया, वो जैसा ट्रैश यहाँ पे चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। एंड ऐसी काफी सारी बातें करते हुए
वो चॉन की बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन चॉन खड़े होते हुए कहता है कि एलायंस का कुत्ता कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, जो कि उसे रेस्ट करने भी नहीं दे रहा है। और इस पॉइंट पे चॉन यहाँ पे टफ बनने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वही वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। अब चॉन पे और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो अपने अपर डांटियान को ओपन करने का डिसाइड करता है। एंड इस चीज को ओपन करने की वजह से चॉन की बॉडी के अंदर से काफी तेजी से इंटरनल एनर्जी बाहर आ रही होती है। एंड इस चीज को सेंस करके यूगॉन भी तुरंत ही पीछे की तरफ हट चुका होता है, क्योंकि यूगॉन ने भी चॉन की बॉडी के अंदर से टेरिफाइंग पावर को महसूस कर लिया होता है। और साथ ही यूगॉन चॉन से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चॉन पे किस तरीके की ट्रिक को करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी क्यों ना कर ले, इसे रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन चॉन ने भी अपने अपन डांटियान को ओपन कर लिया होता है, इसीलिए वो यहाँ पे यूगॉन से कहता है कि क्या अलायंस के कुत्ते से भौंक सकते हैं, फाइट नहीं कर सकते। और इतना ही काफी होता है यूगॉन को गुस्सा दिलाने के लिए। वो अपने वेपन को लेके चॉन पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है। ये देखकर चॉन भी अपने फाइटिंग स्टाइल्स को ले लेता है, लेकिन तभी कुछ शॉकिंग दिखता है। चॉन अपने ऊपर फॉर्मलेस डैगर को देख पाता है, जो कि इसके अपर डांटियान ओपन करने की वजह से वहाँ पे आ चुका था। ये देखकर चॉन भी काफी शॉक होता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फॉर्मलेस डैगर को वो यहाँ पे देख पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीज चॉन के लिए मैटर करती है वो है सामने यूगॉन। इसीलिए चॉन अपने फॉर्मलेस डैगर को यूज करने का डिसाइड करता है। और इससे पहले यूगॉन और चॉन आपस में टकराते तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक येलो कलर की एनर्जी आ चुकी होती है। एंड इस एनर्जी की वजह से यूगॉन और चॉन दोनों ही यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहे होते। और अगले ही पल हम वहाँ पे एक पर्सन को देख पाते हैं, जो कि सीधा चॉन की तरफ बढ़ते हैं। वो चॉन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि ये पावर कोई ऐसी पावर नहीं है जिसे वो केयरलेसली यूज कर सकते हैं। एंड उस पर्सन को देख के वहाँ के सारे लोग ही उस पर्सन को रिस्पेक्ट शो करते हैं। एंड उस पर्सन को देखकर चॉन भी काफी शॉक होता है, क्योंकि वो करंट एरा के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनका नाम है यूजिन, जो कि स्वॉर्ड एम्परर के नाम से जाने जाते हैं और वही मुरीम अलायंस के लीडर हैं। चॉन से हमें जानने को मिलता है जब मुरीम अलायंस का ब्लड डीमन कल्ट से बैटल हो रहा था, तो उस समय सिर्फ इन लोगों को हार ही देखने को मिल रही थी, जिस वजह से काफी सारे सेक्ट ने अपने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी स्वॉर्ड एम्परर और उनका सेक्ट वुडेंग उन लोगों ने हार नहीं माना। स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे आखिरी दम तक ब्लड डीमन कल्ट से फाइट करते रहे, लेकिन एंड में वो चॉन के हाथों से बनाए गए डिवाइन वेपन से ही मारे गए। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे चॉन को पता है कि अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे वो सेंटिमेंटल हो सकता है। लेकिन चॉन के लिए अच्छी बात यह है कि स्वॉर्ड एम्परर ने यहाँ पे फॉर्मलेस डैगर को सेंस नहीं किया है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने खुद भी पहले इसकी प्रेजेंस को फील नहीं किया था। लेकिन चॉन के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर स्वॉर्ड एम्परर का एटीट्यूड यहाँ पे चेंज हो जाता है तो क्या चॉन चाहकर भी उनसे फाइट भी कर पाएगा। एंड उसको देखकर स्वॉर्ड एम्परर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें कभी लगा नहीं था कि उनके अलायंस के अंदर भी कोई ऐसा जीनियस होगा, लेकिन आखिरकार ऐसे किसी जीनियस के बारे में अब तक उन्हें खुद कैसे पता नहीं चला। लेकिन तभी यहाँ पे चॉन पीछे की साइड में किसी और की एनर्जी को भी सेंस करता है। एंड हम एक लेडी को देख पाते हैं जो कि सियोल के वाइटल पॉइंट्स पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वो सियोल से कहती है कि वो जानती है कि सियोल काफी ज्यादा घबराई हुई है, तो उसे यहाँ पे रेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद वो लेडी स्वॉर्ड एम्परर पे चिल्लाते हुए कहती है कि बिना बताए स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे चले आए। स्वॉर्ड एम्परर भी यहाँ पे उस लेडी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक इंटेंस एनर्जी को यहाँ पे सेंस किया था, यही वजह है कि वो वहाँ से तुरंत यहाँ पे चले आए। हमें जानने को मिलता है कि इन लेडी का नाम बयोन होता है और ये डिवाइन फिजिशियन के नाम से जानी जाती है। साथ ही टाइगर टेमिंग सेक्ट और एमी सेक्ट की फॉर्मर हेड भी रह चुकी है। और अपने सामने डिवाइन फिजिशियन को देखकर चॉन काफी ज्यादा शॉक होता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबसे पहले चॉन यहाँ पे स्वॉर्ड एम्परर को देख पाएगा, उसके बाद डिवाइन फिजिशियन को। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम डिवाइन फिजिशियन और स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। डिवाइन फिजिशियन स्वॉर्ड एम्परर से कहती है कि उन्होंने उन्हें कई बार बताया है कि वो लोग नहीं चेंज होने वाले हैं, तो फिर आखिरकार स्वॉर्ड एम्परर अपना टाइम उनके पीछे क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हमें स्वॉर्ड एम्परर से जानने को मिलता है कि अलायंस के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा करप्ट हैं। यही वजह है कि स्वॉर्ड एम्परर ने खुद को अलायंस लीडर बनाया है ताकि स्वॉर्ड एम्परर इस करप्शन को खत्म कर सके। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। डिवाइन फिजिशियन स्वॉर्ड एम्परर को बताती है कि ये दुनिया इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती। वो स्वॉर्ड एम्परर को समझाती है कि उन्हें भी अब पीछे हट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को जीना चाहिए एंड बाकी की जिम्मेदारी उन लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए जैसा कि उन्होंने किया है। डिवाइन फिजिशियन की बात सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें काफी पावरफुल इंटेंस एनर्जी फील होती है। और अगले ही पल डिवाइन फिजिशियन जब देखती है तो स्वॉर्ड एम्परर अपने जगह पर नहीं होते, इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में सीन प्रेजेंट पे आता है जहाँ पे हम देखते हैं डिवाइन फिजिशियन पेयों के हाथ को चेक कर रही होती है और शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके नर्व्स तक को डैमेज कर दिया गया है एंड ये चीज सिर्फ प्रोजेक्टाइल टेक्निक से ही पॉसिबल है। ये सब देखकर यूगॉन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है कि चॉन कभी कुछ ऐसा भी कर सकता है। इसके बाद डिवाइन फिजिशियन चॉन के पास आते हुए कहती है कि उन्होंने अच्छे से चेक कर लिया है, ये प्रोजेक्टाइल टेक्निक है जो कि चॉन ने अभी अभी परफॉर्म करा है। और प्रोजेक्टाइल टेक्निक के बारे में सुनने के बाद तो स्वॉर्ड एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपना इंटेंस प्रेशर सब पे लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस प्रेशर से डिवाइन फिजिशियन को तो कुछ नहीं होता, वहीं बाकी सारे लोग अपने घुटने पर आ चुके होते हैं। एंड सब देखकर यूगन तुरंत ही सारा का सारा इल्जाम चॉन पर लगाते हुए कहता है कि वो लोग बस अपना काम कर रहे थे, जो भी किया है चॉन ने किया है, इन सब चीजों में उन लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर सीधा चॉन के पास आ चुके होते हैं
और वो चौन से क्वेश्चन करते हैं कि चौन आखिरकार इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करने वाला है। लेकिन चौन इसी प्रेशर में खड़े होते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। उसने जो मार्शल आर्ट यूज किया है वो टैंक लाइन की मार्शल आर्ट है। हालांकि टैंक लाइन यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन उसका ब्लड अभी भी उसके बॉडी के अंदर है और अभी तक उसका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे जो भी कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। और अगर एल्डर्स भी उसके बीच में आते हैं तो वो यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करेगा। और चौन की ये बातें सुनने के बाद तो यहाँ पे स्वॉर्ड एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो चौन से और भी काफी गुस्से में कहते हैं तो चौन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वो इमोशंस के अंदर जाकर अपनी जान तक दाव पे लगाने को तैयार है। साथ ही स्वॉर्ड एम्परर ने अपनी गोल्डन आई एबिलिटी को भी ऑन कर दिया होता है। बेसिकली इस एबिलिटी का यूज करके स्वॉर्ड एम्परर ये पता कर सकते हैं कि कौन झूठ कह रहा है और कौन सच। इसके बाद वो चौन के सामने अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहते हैं तो यहाँ पे चौन ये कहना चाहता है कि उसके लिए रिवेंज ही सब कुछ है। लेकिन चौन कहता है कि जो फीलिंग उसके अंदर है वो रिवेंज की फीलिंग नहीं है, क्योंकि चौन ने पहले ही रिवेंज के पाथ को यहाँ पे एक बार फील कर लिया होता है कि उसका नतीजा क्या होता है। इसके बाद चौन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि चौन बस यहाँ पे ब्रोकन वर्ल्ड को धीरे धीरे करके फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, भले इस चीज के लिए उसे अपनी जान तक दाव पे लगाने क्यों ना पड़े। और चौन के मुंह से ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर भी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि चौन यहाँ पे उस पाथ पे चलने की बात कर रहा है जिसपे स्वॉर्ड एम्परर खुद है, बल्कि इस पाथ पर चलने के बाद भी स्वॉर्ड एम्परर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद वो चौन को अपने एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाते हैं। उस टेक्निक को देखकर चौन मन में उसकी तारीफ करता है। वो बताता है कि टेक्निक इतनी सुंदर है कि उसका मन भी नहीं कर रहा कि उस अटैक से बचे। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड एम्परर चौन पर अटैक नहीं करते, बल्कि वो सीधा पेयोंग के सामने आ चुके होते हैं। स्वॉर्ड एम्परर को अपने सामने देखकर यहाँ पे पेयोंग भी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। साथ ही डिवाइन फिजिशियन पेयोंग से कहती है कि भले उन्होंने फिजिशियन होने के नाते उसकी इंजरीज को काफी हद तक ठीक कर दिया है, लेकिन जो पेयोंग ने किया है वो माफी के लायक नहीं है। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर पेयोंग पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसने खाली खुद को प्रूव करने के लिए वो इतनी बेकार हरकत तक पहुंच गया। इस सुनकर पेयोंग उन्हें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, लेकिन स्वॉर्ड एम्परर उसकी कोई भी बात को नहीं सुनते। साथ ही वो चिल्लाकर पेयोंग को भी यहाँ पे शांत करवा देते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर सीधा च्योन के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो च्योन को यकीन दिलाते हैं कि च्योन के सारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे। वो च्योन से ये भी कहते हैं कि उनके पास कभी च्योन जैसा टैलेंटेड डिसेबल नहीं रहा है। साथ ही वो पेयोंग को च्योन के हवाले करते हुए कहते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। ये सुनकर वो स्वॉर्ड एम्परर का शुक्रिया अदा करता है और अगले ही पल वो पेयोंग के सामने आ चुका होता है। एंड च्योन को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में है और अपने सामने च्योन को देखकर पेयोंग काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। पेयोंग भी च्योन से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन च्योन अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधा पेयोंग पे अटैक करते हुए कहता है कि जैसे किसी पर्सन के लिए डेथ भी काफी ज्यादा प्रीशियस है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पे पेयोंग काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है एंड इस अटैक की वजह से पेयोंग का डांटियन ब्रोक हो चुका होता है। इसके बाद से पेयोंग एक ऐसी लाइफ को जीने वाला है जो कि डेथ से भी काफी ज्यादा बेकार है। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर च्योन से क्वेश्चन करते हैं तो क्या च्योन ये चाहता है कि बाकी लोगों को वो खुद हैंडल कर ले। एंड बेसिकली वो यहाँ पे ड्रैगन सक्सेसर गार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। च्योन समझ जाता है कि अब उसे आगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे का काम स्वॉर्ड एम्परर खुद संभाल लेंगे। इसके बाद च्योन वापस से स्वॉर्ड एम्परर को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अगर च्योन ने किसी भी तरीके से रूडनेस दिखाई हो तो उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर च्योन को इस बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं। इसके बाद च्योन यहाँ पे सियोल को लेके जाने लगता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्परर च्योन से कहते हैं कि वो टैंक लैंड च्योन से मिलने के लिए जरूर आएंगे। क्या च्योन के पास कुछ टाइम होगा उनके लिए? इस सुनकर च्योन एक स्माइल के साथ कहता है कि अगर स्वॉर्ड एम्परर टैंक लैंड आते हैं तो उनके साथ एक कप चाय पीना जरूर पसंद करेगा। इसके बाद हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम टैंक माउंटेन होता है। वैसे तो इस माउंटेन का नाम दूसरा है, लेकिन टैंक लैंड के वहाँ पे होने की वजह से इसे टैंक माउंटेन का नाम दे दिया गया। टैंक लैंड पहले 7 ग्रेट सेक्ट्स में से एक सेक्ट हुआ करता था, लेकिन इसके बाद उसे निकाल दिया गया क्योंकि टैंक लैंड के पास मिड साइज पावर भी नहीं थी। इसके बाद हम लोग टैंक लैंड के अंदर एक लेडी और एक मास्टर को देख पाते हैं। वो मास्टर यंग लेडी से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा। वो लेडी बताती है कि हम इस चीज को क्लैन हेड के हाथों में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम पहले ही वेस्ट हो चुका होगा। हमें पता चलता है कि एक क्लैन हेड की सबसे बड़ी बेटी होती है और इनका नाम सीवन होता है। वो सारे डिसेबल को रेडी होने के लिए कहती है, साथ ही बताती है कि उनके लिए यंग मास्टर के लिए सेफ्टी सबसे पहले मैटर करेगी। लेकिन जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे च्योन भी आ चुका होता है, जो कि क्वेश्चन करता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग एक मिरर का सीन देखते हैं जहाँ पे च्योन खुद को शीशे में देखते हुए कह रहा होता है कि उसे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ पे वापस से पास्ट में रिग्रेस हो चुका है। वो याद करता है कि डीमन लॉर्ड ने मारने से पहले स्पेल को पढ़ा था। ये सारी बातें सोचने के बाद च्योन सोचता है कि क्या इन सब चीजों के पीछे डीमन लॉर्ड का हाथ है। लेकिन खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे बात कोई भी क्यों ना हो। वो इस बार डीमन लॉर्ड को रिग्रेट फील करवा के रहेगा, क्योंकि इस लाइफ के अंदर वो हर उस रिग्रेट को खत्म करेगा जो कि एक टाइम पे उसने फेस किया था। ये कहने के बाद च्योन सीधा सेल की तरफ बढ़ता है और वहाँ से किताब को निकाल लेता है। च्योन बताता है कि ये टेक्निक हर ब्लैक स्मिथ को जनरेशन बाय जनरेशन पास करा जाता है। साथ ही च्योन एक और जगह को नोटिस करता है और क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे किसी तरीके का एंशिएंट बुक था। इसके बाद हमें च्योन का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे च्योन इस टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद भी च्योन को खाली इस इंटरनल इंजरी
इंजरी हो रही थी। इस टेक्निक को गोल्डन चाइल्ड आर्ट कहा जाता है, जो कि बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से पावरफुल बनाती है। बेसिकली ये टेक्निक की सर्कुलेशन के लिए हेल्प करती है। पास्ट लाइफ के अंदर च्योन के पास डांटे न होने की वजह से उसने खाली इस टेक्निक को एक्सटर्नली ही सीखा था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे च्योन हमें बताता है गोल्डन चाइल्ड आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन इसी टेक्निक की वजह से पास्ट लाइफ के अंदर च्योन को डिवाइन वेपन बनाने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। और पास्ट लाइफ के अंदर डीमन कल्ट के अंदर रहने की वजह से उसे इस टेक्निक का दूसरा पाथ भी मिल चुका है और उस टेक्निक को रिवर्स हेवन आर्ट कहा जाता है। इसके बाद च्योन इन दोनों ही टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू करता है और बताता है कि पास्ट लाइफ और अभी दोनों में ये भी कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम च्योन को देखते हैं। च्योन बताता है कि आखिरकार वो अपने मेरिडियंस और अपर डांटियन को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाया है एंड उसके बॉडी के अंदर की एनर्जी पूरी तरीके से स्टेबल है। साथ ही वो बताता है कि इसकी गोल्डन चाइल्ड आर्ट टेक्निक 50% तक कंप्लीट हो चुकी है, और अगर वही बात करी जाए रिवर्स हेवन आर्ट की, तो वो टेक्निक सिर्फ 10% तक कंप्लीट हुई है। और हमें इन दोनों टेक्निक के बारे में काफी अच्छी चीज जानने को मिलती है कि ये दोनों ही आर्ट्स बॉडी के इनर एनर्जी और डांटियन के लिए बनाए गए हैं। जहाँ पे गोल्डन चाइल्ड आर्ट टेक्निक बॉडी के अंदर की एनर्जी को रिकवर करता है, वही रिवर्स हेवन आर्ट टेक्निक इसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। च्योन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि अब वो इनर एनर्जी को फ्रीली यूज कर सकता है। और जैसा कि च्योन अपने बॉडी की एनर्जी को ब्लॉक भी कर सकता है, तो कोई भी इस चीज को सेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी च्योन नोटिस करता है कि उसे कपड़ों के अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही होती है। इसलिए च्योन डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले कपड़ों को बदल लेना चाहिए। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि च्योन ने यहाँ पे दूसरे कपड़े पहन लिए होते हैं, लेकिन तभी च्योन की नजर सामने गेट पे खड़े एक बच्चे पर पड़ती है, और जैसे ही बच्चा च्योन को देखता है वो घबरा जाता है। वो च्योन को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और साथ ही च्योन को ये एक्सप्लेन भी करता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया है। वो च्योन को बताता है कि क्लैन हेड ने उसे काउंसिल चैम्बर में आने को कहा है। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होता तो वो कभी भी यंग मास्टर च्योन को परेशान नहीं करता, लेकिन च्योन उसको इस बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहता है। साथ ही च्योन क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या उसका नाम जेंगिल है। वो बच्चा अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर को उसका नाम पता होगा। च्योन मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुमसे वापस से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि च्योन काउंसिल चैम्बर के बाहर होता है, लेकिन इससे पहले च्योन अंदर एंटर करता तभी उसको अंदर से क्लैन हेड के चिल्लाने की आवाज आती है। क्लैन हेड किसी से गुस्से में कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो क्या बकवास कर रहा है, क्या उन लोगों के पास किसी और तरीके का ऑप्शन नहीं है जो कि वो ले सकते हैं। अगले पल हम देखते हैं कि च्योन अंदर की तरफ एंटर कर देता है। सारे के सारे लोग च्योन को देखने लगते हैं। इसके बाद च्योन आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने पास्ट लाइफ की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे मीटिंग हॉल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से उसने काफी कुछ खो दिया। इसके बाद च्योन अपने फादर क्लैन हेड के सामने जाके अपनी रिस्पेक्ट को शो करता है। कुछ लोग च्योन को देखकर क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। उन सारे लोगों की बात सुनने के बाद च्योन बताता है कि करंट टाइम क्लैन के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि करप्टेड हैं। इसके बाद च्योन उन लोगों को कहता है कि अब वो लोग मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे आ चुका है। तब एक पर्सन अपना हाथ उठाते हुए कहता है तो वो इस मीटिंग को शुरू करना चाहेगा। एंड ये पर्सन स्क्वाड एजेंसी का हेड होता है, जो कि कहता है कि च्योन को ये बात अच्छी तरीके से पता ही होगी कि आखिरकार ये मीटिंग किस बारे में हो रही है। और वो बताता है कि उसे लगता है कि यहाँ पे हर चीज की फसाद की जड़ यहाँ पे च्योन है, तो उसके अकॉर्डिंग च्योन को डिसिप्लिन कमेटी के अंदर भेज देना चाहिए। एंड उस पर्सन को देखकर च्योन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। च्योन से हमें जानने को मिलता है कि टैंक क्लैन के अंदर वैसे तो काफी सारे स्नेक है, लेकिन उन स्नेक में भी सबसे पहला स्नेक है जो कि अभी सामने खड़ा है। उसको देखकर च्योन अपने मन में गुस्से में कह रहा होता है कि वो इसे हर वो चीज छीन लेगा जो कि इसने अचीव किया है, और इस चीज की च्योन कसम भी खाता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे च्योन एस्कॉट हेड से कह रहा होता है कि आखिरकार उसके अंकल कैसे स्कॉट एजेंसी को टैंक क्लैन के अंदर से हटा सकते हैं। अगर स्कॉट एजेंसी को यहाँ पर टैंक क्लैन से हटा दिया जाएगा तो उन्हें भी पता है कि टैंक क्लैन का फिर क्या होगा। ये सुनकर एस्कॉट हेड कहता है यही तो वजह है कि वो यहाँ से जा रहा है। वो बताता है कि इसके बाद टैंक क्लैन खत्म हो जाएगा और इसके बाद पूरा का पूरा टैंक क्लैन उसे बिलोंग करेगा। साथ ही वो पागले की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर उसके फादर बीच में नहीं आते तो वो खुद क्लैन हेड बन जाता। एंड इस तरीके से च्योन ने उस कमीने का ट्रू नेचर देख लिया होता है। च्योन बताता है कि अगर उसके पास उस टाइम ब्लैक स्मिथ की टेक्निक्स नहीं होती तो कब का टैंक क्लैन ब्लड डीमन कल्ट के आने से पहले ही करप्टेड हो चुका होता। लेकिन तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्कॉट हेड पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या बकवास कर रहा है। स्कॉट हेड भी अच्छी तरीके से ये बात जानता है कि डिसिप्लिन कमेटी में एक बार जाने के बाद कोई वहाँ से वापस नहीं लौटता है, तो आखिरकार यंग मास्टर को वहाँ पे भेजने की बात वो कैसे कर सकता है। हमें जानने को मिलता है कि मेडिसिन हॉल के मास्टर होते हैं और इनका नाम जुन होता है। मास्टर जुन की बात सुनने के बाद स्कॉट हेड यहाँ पे एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसे भी कहते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस सुनकर एक पर्सन स्कॉट हेड का साथ देते हुए कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद वो आउटर हॉल के चीफ क्योन से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि चीफ क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कीचेन के खिलाफ जाकर हमारा साथ देगा। और वेल गाइस, कीचेन सेक्ट वही है जो कि प्योंग को बिलोंग करता है, और ये मीटिंग भी इसीलिए हो रही है क्योंकि च्योन ने जो भसड़ मचाई है। एंड उस पर्सन की बात सुनने के बाद चीफ क्योन भी यहाँ पे कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सच है कि कोई भी फैक्शन कीचेन के खिलाफ जाकर टैंक क्लैन का साथ नहीं देगा। वहीं दूसरा पर्सन भी इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि अलायंस लीडर के यहाँ आते ही सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उन सब की बात सुनने के बाद च्योन कहता है कि टैंक क्लैन के अंदर दूसरा पॉइजन
रीजन तो यही है कि ये लोग खुद को लेकर श्योर नहीं है कि इनके साथ आगे क्या होगा या फिर ये क्या कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पास्ट लाइफ के अंदर वो खुद भी इन लोगों से अलग नहीं था, लेकिन अब चीजें अलग है। लेकिन तभी स्कॉट हेड क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या च्योन ये बताएगा कि आखिरकार उसने प्योंग को कैसे हराया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि च्योन ने किसी तरीके का फॉरबिडन टेक्निक यूज किया हो। स्कॉट हेड की बात सुनने के बाद च्योन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि जिस दिन च्योन को मौका मिलेगा वो सच में उसे ये बताएगा कि आखिरकार उसने किस तरीके के आर्ट्स को यूज किया है। खैर वो स्कॉट हेड से कहता है कि वो गलत है और उनको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लेकिन च्योन की ये बात सुनने के बाद स्कॉट हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये उसका क्वेश्चन नहीं है जो कि उसने पूछा है। सत स्कॉट हेड अपने मन में कह रहा होता है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार च्योन ने किस तरीके से प्योंग को हराया होगा, क्योंकि आखिरकार च्योन है तो थर्ड ग्रेड का वॉरियर ही एंड उसके प्रेशर के सामने कोई पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी टिक नहीं सकता। लेकिन स्कॉट हेड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसके प्रेशर से च्योन को कुछ भी नहीं हो रहा होता। इस गधे को तो ये भी नहीं पता कि च्योन ने स्वर्ड एम्पायर तक के प्रेशर को रेजिस्ट कर लिया है, तो फिर आखिरकार ये किस खेत का आलू है। लेकिन तभी क्लैन हेड सबको शांत कराते हुए च्योन से क्वेश्चन करते हैं कि वो खुद भी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार च्योन ने कैसे प्योंग को हराया है और सिचुएशन क्या थी। इस सुनकर च्योन खुश होते हुए कहता है तो जैसा कि क्लैन हेड ने क्वेश्चन किया है तो वो सब कुछ यहाँ पे बताएगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे च्योन ने सब कुछ बता दिया होता है। लेकिन च्योन की बात सुनने के बाद स्कॉट हेड च्योन पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार च्योन यहाँ पे क्या बकवास कर रहा है। क्या च्योन ये कह रहा है कि उसने टैंक क्लैन के सर्वेंट के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला। इस सुनकर च्योन इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि हाँ ये सच है। लेकिन स्कॉट हेड को च्योन की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि च्योन यहाँ पे किसी तरीके का बहाना मार रहा है। खाली च्योन ने अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाला है बल्कि उसने पूरे के पूरे क्लैन को ही दांव पे लगा दिया है। लेकिन तभी च्योन क्वेश्चन करते हुए कहता है कि स्कॉट हेड के लिए टैंक क्लैन क्या है। लेकिन ये बात सुनकर स्कॉट हेड कहता है कि च्योन यहाँ पे खाली टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। पर इसके बाद च्योन बताता है कि उसके लिए टैंक क्लैन क्या है। टैंक क्लैन का हर एक मेंबर उसके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है और इन सब चीजों से ही टैंक क्लैन बनता है और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टैंक क्लैन के हर एक मेंबर को प्रोटेक्ट करें। च्योन की ये बात सुनने के बाद वहाँ पे खड़ा एक मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है क्योंकि ये सेम बात ए टाइम पे फॉर्मर क्लैन हेड भी कहा करते थे। च्योन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि अगर उसको अपने क्लैन के हर एक मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान को रिस्क में ही क्यों ना डालना पड़े वो डालेगा और इसी चीज को टैंक क्लैन कहा जाता है। और च्योन की ये बात सुनने के बाद तो क्लैन हेड भी यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं एंड बाकी सारे लोग भी यहाँ पे अब चुप हो चुके होते हैं। वही च्योन वापस से कहता है कि आखिरकार इस चीज में दिक्कत क्या है। क्या यहाँ पे स्कॉट हेड ये कहना चाहते हैं कि जब उनके क्लैन के एक मेंबर को हैरेस किया जा रहा था तो वहाँ पे अगर स्कॉट हेड होते तो वो खड़े होकर तमाशा देखते। लेकिन तभी स्कॉट हेड टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि उनका क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो च्योन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार उसने प्योंग को कैसे हराया है। क्या च्योन ये कहना चाहता है कि उसने किसी तरीके का फॉरबिडन वेपन यूज नहीं किया है। इसके बाद च्योन अपने डैगर को निकालते हुए कहता है कि इसी से उसने प्योंग को हराया है। ये देखकर स्कॉट हेड उससे कहता है तो क्या च्योन ये कहना चाहता है कि उसने इस टॉयलेट से एक फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है। इस चीज का रिप्लाई करते हुए च्योन बताता है वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने इनेट एनर्जी का यूज किया था। इस सुनकर वो वापस से कहता है कि अगर च्योन इनेट एनर्जी का यूज करता तो ऐसे इसकी लाइफ स्पैन तो कम होती ही लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती। लेकिन वहीं दूसरे लोग भी कह रहे होते हैं कि अगर उसे सच में इनेट एनर्जी का यूज किया है तो ऐसा हो सकता है कि उसने प्योंग को हराया हो। इसके बाद च्योन स्कॉट हेड से कहता है तो क्या स्कॉट हेड के सारे डाउट सब यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं फिर और कुछ भी है जो कि वो उसे पूछना चाहते हैं। लेकिन च्योन की ऐसी बातें सुनकर तो स्कॉट हेड को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वही मास्टर च्योन से वापस से क्वेश्चन करते हैं कि क्या च्योन ने सच में अपने इनेट एनर्जी का यूज किया है, क्योंकि जहाँ तक उन्हें याद है जब च्योन टैंक लैंड में वापस आया था तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। इस सुनकर च्योन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम डिवाइन फिजिशियन टाइम पर पहुंच गई थी। लेकिन स्कॉट हेड तो अब यहाँ पे गुस्से के मारे पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि च्योन यहाँ पे बस बहाने मारे जा रहा है और अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ का गेट खुलता है और तभी एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। लेकिन इससे पहले वो बेचारा प्रॉब्लम के बारे में बता पाता तभी एक हवा के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वॉर्ड एम्पायर अंदर आ चुके होते हैं और स्वॉर्ड एम्पायर को देख के तो वहाँ के सारे लोग ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। स्वॉर्ड एम्पायर सीधा च्योन के पास आते हैं और उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आखिरकार च्योन कैसा है। एंड स्वॉर्ड एम्पायर को देख के क्लैन हेड भी उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं और साथ ही उनसे माफी भी मांगते हैं कि वो पर्सनली स्वॉर्ड एम्पायर को लेने के लिए नहीं आ पाए। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर इस बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है। इस सुनकर क्लैन हेड भी इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहते हैं कि अब से वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर के सामने अपनी इमेज ठीक करने के लिए स्कॉट हेड चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार क्लैन हेड फॉर्मेलिटीज को क्यों नहीं निभाएंगे। ये सच में काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि स्वॉर्ड एम्पायर यहाँ पे खुद आए हैं। उसको देखकर स्वॉर्ड एम्पायर उसका नाम पूछता है। ये सुनकर वो खुश होते हुए बताता है कि वो स्कॉट एजेंसी का हेड है और उसका नाम माने है। इस सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि क्या वो हमारी कन्वर्सेशन से बाहर रहेगा। ये देखकर तो स्कॉट हेड की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद च्योन स्वॉर्ड एम्पायर से माफी मांगते हुए कहता है कि लगता है कि इस बार उनके साथ चाय पीना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी आज वो यहाँ पे अलायंस लीडर बन के आए हैं। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर क्लैन हेड और बाकी सारे क्लैन मेंबर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो उनकी मुरीम अलायंस की गलती है। अगर वो खुद और ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए होते तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो इस चीज के लिए कंपनसेट करेंगे। लेकिन क्लैन हेड कंपनसेशन लेने से मना करते हैं। साथ ही वो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर ये प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बात सुनने के बाद चॉन अपने मन में कहता है कि पास्ट लाइफ के अंदर भी किचन सेक्ट ने टैंक लैंड पर काफी ज्यादा अटैक्स करवाए थे, बल्कि वो लोग टैंक लैंड के लिए एक सिरदर्द बन चुके थे। लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्परर चॉन से कहते हैं कि वो जानते हैं कि चॉन यहाँ पे किचन सेट को लेकर परेशान हो रहा है, लेकिन वो चॉन को यकीन दिलाते हैं कि किचन सेट अब से टैंक लैंड के मामलों में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। इस सुनकर चॉन भी खुश होते हुए कहता है कि कोई बुरा रिजल्ट नहीं है। एंड स्वॉर्ड एम्परर यहाँ पे कहते हैं कि एक और चीज है जो कि वो चॉन से कहना चाहते हैं। इस सुनकर चॉन शॉक होता है कि कुछ अभी भी बाकी है जो कि स्वॉर्ड एम्परर कहना चाहते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर चॉन से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो उनका डिसेबल बनना पसंद करेगा। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्वॉर्ड एम्परर का ये ऑफर सुनने के बाद तो चॉन भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। वहीं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर चॉन उनका डिसेबल बनता है तो वो 6th डिसेबल बनेगा, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे बात को काटते हुए कहता है कि नहीं, वो 5th डिसेबल बनेगा क्योंकि 6th वाले को हटा दिया गया है। और वो यहाँ पे पेयोन की बात ही कर रहा होता है। वही स्वॉर्ड एम्परर की ये बात सुनने के बाद प्रीवियस मास्टर अपने मन में कह रहा होता है कि अगर चॉन उनका डिसेबल बन जाता है तो उनके कनेक्शन फिर मुरीमे लाइन से हो जाएंगे और इस तरीके से टैंक लैंड की खोई हुई पावर वापस आ जाएगी। और चॉन का ये रिएक्शन देखकर स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि ये रिएक्शन चॉन से उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार अब वो जो अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहा है इसके लिए चॉन इनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन इस बात से स्कॉट हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि अगर चॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हर उस चीज को खो देगा जो कि उसने पाया है। लेकिन तभी चॉन स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि पर वो यहाँ पे इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर ने चॉन की बात को सही से सुना नहीं होता। वो तो खुश होते हुए कहते हैं, वो चॉन से कहते हैं कि उसने अच्छा डिसीजन लिया है, वो कल से उसकी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। लेकिन जब वो चॉन की बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चॉन ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार उन्हें रिजेक्शन को फेस करना पड़ा था। और स्वॉर्ड एम्परर के ऐसे रिएक्ट करने की वजह से वो माफी भी मांगते हैं। साथ ही वो चॉन से क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार चॉन की क्या वजह है कि जो इस ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। चॉन बताता है कि अगर वो स्वॉर्ड एम्परर का डिसेबल बन गया तो वो वुडन सेट का मास्टर बन जाएगा। लेकिन चॉन यहाँ पे अपने टैंक क्लैन को रिप्रेजेंट करना चाहता है एक मास्टर बन के। और ये बात सुनकर तो क्लैन हेड भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। साथ ही स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि चॉन जैसे टैलेंटेड पर्सन से यही उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमें चॉन के असली रीजन पता चलता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चॉन के पास डेमोनिक आर्ट्स हैं जो कि वो स्वॉर्ड एम्परर को पता नहीं लगने दे सकता। क्योंकि अगर किसी को भी पता चलता है कि चॉन के पास डेमोनिक आर्ट्स है और वो इसको यूज करता है तो उसी टाइम चॉन को मौत की सजा दे दी जाएगी। एंड ये वजह है कि स्वॉर्ड एम्परर का डिसेबल बन के वो स्वॉर्ड एम्परर को इस बारे में पता लगने नहीं दे सकता। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर चॉन से कहते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चॉन ने पहले डिसाइड कर लिया है कि उसको क्या करना है। और सच में इस बात से उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो चॉन को डिसेबल नहीं बना पाए। इस सुनकर चॉन कहता है कि वो भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा है और वो वापस इस चीज के लिए माफी मांगता है। साथ ही वो स्वॉर्ड एम्परर का शुक्रिया अदा भी करता है, क्योंकि उन्होंने अपने टेक्निक को चॉन को दिखाया था। साथ ही चॉन ये भी बताता है कि जो उन्होंने स्वॉर्ड के ऊपर काउंटलेस लेयर लगाई थी वो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। एंड काउंटलेस लेयर वाली बात सुनकर तो स्वॉर्ड एम्परर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉन ने इस चीज को भी नोटिस कर लिया होगा। एंड इसके बाद वो चॉन से कहते हैं कि अब तो उन्हें और भी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो चॉन को अपना डिसेबल नहीं बना पाए। साथ ही वो क्लैनेट से भी कहते हैं कि उन्होंने एक टैलेंटेड बच्चे को राइज किया है। इस सुनकर क्लैनेट भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर चॉन को बताते हैं कि वो खाली हाथ तो ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए उनके पास एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि वो चॉन को देना चाहते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने एक मूनलाइट पैटर्न नाम की स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो इस चीज को चॉन को देते हुए कहते हैं कि ये फॉलिंग स्टार से बना हुआ है और वो चाहते हैं कि छोटा सा गिफ्ट यहाँ पे चॉन एक्सेप्ट करे। एंड मूनलाइट पैटर्न स्वॉर्ड को देखकर तो वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। किसी ने इस बारे में उम्मीद नहीं किया था कि स्वॉर्ड एम्परर कुछ ऐसा भी चॉन को गिफ्ट कर सकते हैं। चॉन भी मूनलाइट स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। चॉन उस वेपन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो डिवाइन वेपन के मटेरियल का काम कर सकती है। मूनलाइट पैटर्न स्वॉर्ड की मिलते ही मेरा तो पूरा का पूरा काम ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चॉन स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि अगर वो इस स्वॉर्ड को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये काफी ज्यादा रूड होगा। और मूनलाइट पैटर्न स्वॉर्ड के लिए वो स्वॉर्ड एम्परर का शुक्रिया अदा भी करता है। बल्कि स्वॉर्ड एम्परर यही नहीं रुकते, वो चॉन को अलायंस लीडर का टोकन देते हुए कहते हैं कि इस टोकन का यूज करते हुए चॉन सेंट्रल पेन के अंदर किसी भी रिक्वेस्ट को मनवा सकता है और वो लोग इस चीज को मना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे स्वॉर्ड एम्परर खुद इस रिक्वेस्ट को कह रहे हो। लेकिन ये सब देखने के बाद तो स्कॉट हेड यहाँ पे पूरी तरीके से जल के राख हो चुका होता है। वो गुस्से में कहता है कि पहले वो स्वॉर्ड और अभी अलायंस टोकन, आखिरकार इसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। आखिरकार क्या वजह है कि स्वॉर्ड एम्परर इस लड़की पे इतना ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। अगले सीन में हम यूगॉन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठ के काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसके सामने दो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ड्रैगन सक्सेसर गार्ड के कमांडर यूगॉन को निकाल दिया गया है, वही बाकी के गार्ड को डिसिप्लिन पनिशमेंट दी गई है। साथ ही वो लोग बात करते हैं कि ये बात काफी तेजी से फैल रही है कि चॉन ने यूगॉन को हरा दिया है, जबकि चॉन सिर्फ 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट है और यूगॉन एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। उन लोगों की बात सुनते हुए यूगॉन
गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है कि ये सारी की सारी गलती उस कमीने की है, वो उस कमीने चौन को जान से मार देगा। अगले सीन में हम चौन के घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे गार्ड्स तैनात होते हैं। वही हम चौन को भी देख पाते हैं जो कि घर के अंदर बैठा हुआ होता है। चौन इस बात से परेशान होता है क्योंकि उसके फादर ने यहाँ पे उसकी सेफ्टी के लिए काफी सारे गार्ड्स बाहर लगाए होते हैं और चौन को एक हफ्ते तक बाहर जाने के लिए मना किया गया होता है। चौन बताता है कि वैसे तो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो कि यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन वो और ज्यादा यहाँ पर बैठ के टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। ये कहने के बाद चौन ने मूनलाइट पैटर्न स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। साथ ही हम देखते हैं कि चौन बाहर की तरफ निकल चुका होता है जहाँ पे वो फायर रेन एबिलिटी को यूज करते हुए काफी तेजी से मूव कर रहा होता है और इस तरीके से मूव करते हुए चौन कहता है कि इन एबिलिटीज के अंदर उसे और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल के लिए जो चीजें भी मैटर करती है वो ये है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पे हॉल में जाना होगा ताकि वो यहाँ पे अपने ब्लैक स्मिथ की एबिलिटी को यूज करते हुए डिवाइन वेपन को बना पाए। लेकिन जब वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है पर वो अचानक ही रुक जाता है क्योंकि उसके सामने टैंक क्लैन का रेजिडेंस होता है और ये टैंक क्लैन का रेजिडेंस एक टाइम पे काफी ज्यादा खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन आज वही रेजिडेंस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यानी देखकर चौन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से अपनी उस वाली बात को याद करता है कि इस लाइफ के अंदर हर एक चीज को चेंज करेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चौन आयरन हॉल तक पहुंच चुका होता है। चौन से हमें जानने को मिलता है कि इसके अंदर एंटर करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस टाइम पर उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा तो यहाँ पर एंटर कर सकता है क्योंकि ये वो टाइम है जब यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। एंड इसके बाद चौन जैसे दरवाजा खोलता है उसके सामने एक पर्सन होता है जो कि चौन से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार आधी रात को यंग मास्टर को क्या काम पड़ गया जो कि वो आयरन हॉल के अंदर ऐसे ही चले आ रहे हैं। पहले तो चौन उनको देखकर शॉक होता है, लेकिन इसके बाद वो उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि हॉल मास्टर को मैं अपना रिस्पेक्ट दिखाता हूँ। हॉल मास्टर को देखकर चौन अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि वो जिन लोगों से मिलना नहीं चाहता वो इन लोगों से मिल जा रहा है। चौन से जानने को मिलता है कि हॉल मास्टर एक ऐसा पर्सन है जिसे क्लैन हेड भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। एक ऐसे पर्सन है जो कि अपने सरनेम में भी टैंक का यूज नहीं करते, साथ ही अपने गुस्सैल एटीट्यूड की वजह से जाने जाते हैं और इनका नाम होता है गुयोंग। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें चौन से मास्टर योंग के बारे में चीजें जानने को मिलती हैं कि मास्टर योंग ने टैंक क्लैन को फॉर्मर हेड की वजह से ज्वाइन किया था। मास्टर योंग टैंक क्लैन के प्रॉब्लम से खुद को दूर ही रखते हैं और जिस टाइम एस्कॉर्ट एजेंसी को यहाँ पर टैंक क्लैन से हटाया जा रहा था उस टाइम मास्टर योंग भी इन सब चीजों के साथ में जा रहे थे और वो काफी ज्यादा घिन वाली नजरों से चौन को देखते हैं, लेकिन चौन को उस टाइम में समझ नहीं आता कि उन्होंने इतनी नीची नजरों से उसे क्यों देखा था क्योंकि उससे पहले चौन उन्हें सही से जानता भी नहीं था और चौन ने उनके साथ कभी कुछ गलत भी नहीं किया था। फिलहाल के लिए सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे चौन डिसाइड करता है कि उसे अपने प्लान को अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वो मास्टर योंग से माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ पे बस अपने एक आइडिया को लेकर आया था और इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो परमिशन के बारे में भूल चुका था। ये सुनकर मास्टर योंग चौन से कहते हैं तो अपने काम को फिर जल्दी खत्म करो। पहले तो चौन को मास्टर योंग की बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसे फिर रियलाइज हो चुका होता है कि मास्टर योंग उसे परमिशन दे रहे हैं। साथ ही मास्टर योंग चौन को जल्दी काम खत्म करके बाहर आने को भी कहते हैं, लेकिन तभी हम लोग श्योल को देखते हैं जो कि चौन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। साथ ही वो चौन को पिछली बार के लिए शुक्रिया अदा भी करती है। उसको देखकर चौन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है। चौन श्योल से कहता है कि उसे इस बात की खुशी है कि श्योल यहाँ पे ठीक है, लेकिन तभी मास्टर योंग चौन से कहते हैं कि वो जानते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर को एक हफ्ते के लिए कमरे के अंदर रहने के लिए कहा गया है, लेकिन देख ऐसा लग रहा है कि वो कमरे से भागे हुए हैं। लेकिन खैर वो इस बारे में चौन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर चौन उनके इक्विपमेंट्स को फ्रीली यूज कर सकता है। लेकिन तभी श्योल मास्टर योंग को वहाँ से ले जाते हुए कहती है कि अब हमें यंग मास्टर को उनका काम करने देना चाहिए। लेकिन इस टाइम चौन तो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि मास्टर योंग ने उसे अपने इक्विपमेंट यूज करने की परमिशन दी होती है। साथ ही चौन इस बात को लेकर भी शॉक होता है कि मास्टर योंग और श्योल इतने ज्यादा करीब कैसे हैं एंड क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन तभी मास्टर योंग चौन से कुछ क्वेश्चन करने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करते। इसके बाद चौन में अंदर की तरफ एंटर करते हुए कहता है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका है और वो इस अपॉर्चुनिटी को बर्बाद नहीं कर सकता। चौन बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि जांगू के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उन्हें टाइम के बाद किसी भी वेपन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा कि चौन एक ब्लैक स्मिथ भी है तो उसी बात अच्छी तरीके से पता है कि ये बकवास है, क्योंकि भले ही मार्शल आर्ट कितने ही पावरफुल हो लेकिन यहाँ पे डिवाइन वेपन का एक अलग ही लेवल है। एंड इसके बाद चौन यहाँ पे आयरन हॉल के वेपन्स को देखते हुए कहता है कि क्या ये मिड ग्रेड के वेपन्स हैं। उस जगह की हालत को देखकर चौन उस जगह को पैथेटिक बताता है। साथ ही चौन एक वेपन को देखते हुए कहता है कि क्या इस वेपन को आयरन मास्टर ने बनाया है। वैसे तो इस वेपन को देख के कहा जा सकता है कि वो मास्टर होना डिजर्व करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर काफी ज्यादा कमियां हैं। इसके बाद चौन बताता है कि उसने डीमन कल्ट को 10 डिवाइन वेपन्स दिए थे, लेकिन उन 10 डिवाइन वेपन को देने से पहले ही डीमन कल्ट के पास 10 डेमोनिक वेपन भी थे और वो वेपन्स इतने ज्यादा टेरिफाइंग है जिसे जल्दी किसी वेपन से मैच नहीं किया जा सकता। इसलिए उन चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए चौन को यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाना होगा, नहीं तो चाहकर भी चौन डेमोनिक वेपन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इसके बाद चौन ग्लव्स को पहनते हुए कहता है कि नॉर्मली ब्लैक स्मिथ ग्लव्स को नहीं पहनते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी ब्लैक स्मिथ का काम नहीं है जो कि चौन अभी करने वाला है। ये कहने के बाद चौन ने वहाँ के इक्विपमेंट्स को रेडी कर लिया होता है। इसके बाद वो मूनलाइट पैटर्न स्वॉर्ड को पिघलने के लिए डाल चुका होता है। साथ ही हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे चौन हमें बता रहा होता है कि जहाँ चौन को सबसे पहले डिवाइन वेपन्स बनाना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन डीमन कल्ट के आने के बाद से उसके लिए किसी कर्ज से ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया। इसके बाद हम चौन को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद होता है और वो शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार
आखिरकार वो जिंदा कैसे है। चॉन को जहाँ तक याद है कि उसके हर एक पर्सन को जान से मार दिया गया है, तो आखिरकार फिर वो जिंदा क्यों है। लेकिन अगले ही पल चॉन सामने से डीमन लॉर्ड को आता हुआ देखता है, जो कि कहता है उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टैंक क्लैन के अंदर एक लेजेंडरी क्राफ्टमैन भी होगा। लेकिन उसको देखकर तो चॉन यहाँ पे पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका होता है। चॉन डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हुए कहता है कि वो उसे आज यहाँ पे जान से मार देगा, लेकिन डीमन लॉर्ड के प्रेशर की वजह से चॉन जमीन पे गिर जाता है। यहाँ तक चॉन रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता। डीमन लॉर्ड चॉन से उसका वेपन फॉर्ज करने के लिए कहता है, और अगर चॉन ऐसा करता है तो इसके बाद डीमन लॉर्ड उसे जान से नहीं मारेगा। ये सुनकर चॉन उसे गाली देते हुए कहता है कि भले ही चॉन यहाँ पे मारा ही क्यों ना जाए, लेकिन वो कभी भी डीमन कल्ट के लिए डिवाइन वेपन नहीं बनाएगा। ये सुनकर डीमन लॉर्ड चॉन से कहता है तो यानी चॉन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्लैन के जो मेंबर्स बचे हुए हैं वो उसकी वजह से मारे जाए। अब ये चीज चॉन पे डिपेंड करती है कि वो उस पर भरोसा करे या ना करे, क्योंकि आने वाले टाइम में कैसे न कैसे करके जियांगू को पूरी तरीके से हासिल कर ही लेगा। एंड इस चीज को करने के बाद वो चॉन के हर एक क्लैन मेंबर का सर उसे गिफ्ट में देगा। ये चीज कहते हुए डीमन लॉर्ड यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन डीमन लॉर्ड की बात सुनकर चॉन अपने मन में कहता है इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस जैसे मॉन्स्टर ने उसके लोगों को जिंदा भी छोड़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद बाकी है कि वो लोग जिंदा हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा है तो चॉन उन लोगों को ऐसे ही नहीं मरने देगा। इसलिए चॉन डिसाइड करता है कि वो डीमन कल्ट के लिए डिवाइन वेपन्स को बनाएगा। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड को रोकते हुए कहता है कि चॉन उसके लिए डिवाइन वेपन्स को बनाने के लिए तैयार है, लेकिन डिवाइन वेपन डिपेंड करता है कि यूजर किस तरीके के मार्शल आर्ट को यूज करता है। इसीलिए वो डीमन कल्ट के डेमोनिक मार्शल आर्ट सीखने की बात करता है, और इसी तरीके से चॉन ने 10 तरीके के डिवाइन वेपन बनाए थे। एंड इसी के साथ उसने 10 तरीके के डेमोनिक मार्शल आर्ट भी सीखे, जिनमें से रिवर्स हेवन आर्ट भी एक थी। एंड इसी चीज के साथ हिस्ट्री के वर्स्ट क्राफ्टमैन का जन्म हुआ था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे चॉन बताता है कि इस हॉल की आग काफी नहीं है इस वेपन को गलाने के लिए। इसलिए चॉन गोल्डन स्ट्रेंथ टेक्निक का यूज करता है मूनलाइट स्वॉर्ड को पिघलाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि इस चीज में चॉन कामयाबी हो रहा था, क्योंकि अब ये स्वॉर्ड पूरी तरीके से पिघल गई थी। इसके बाद चॉन हथौड़ा लेके उसको शेप देना शुरू करता है। चॉन बताता है कि वो एक ऐसे डिवाइन वेपन को बना रहा है जो कि अटैक को रोकने के साथ साथ बड़े आराम से किसी भी चीज को काट सकती है। और बेसिकली ये डिवाइन वेपन डिवाइन एम्प्रेस सीओ का सिंबल है, जो कि 4 डेमोनिक वेपन के नाम से भी जानी जाती है। चॉन से हमें जानने को मिलता है कि वैसे तो इस डिवाइन वेपन के अंदर 9 लेयर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि चॉन के पास ज्यादा मटेरियल नहीं था, और यही वजह है कि चॉन यहाँ पे सिर्फ एक लेयर को बना पाया है। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चॉन यहाँ पे हेवनली सेंट 4 डेमोनिक वेपन को बना भी नहीं रहा था, बल्कि चॉन यहाँ पे हेवनली नेट को बनाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन है। एंड इस वेपन की खास बात यह है कि ठीक होने के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी चॉन नोटिस करता है कि पीछे के साइड में कोई छुपा हुआ है, और ऊपर से बिना टाइम वेस्ट कर सीधा चॉन पे अटैक कर देता है। लेकिन चॉन भी अपने हेवनली नेट का यूज करते हुए उसके अटैक को वही हवा में रोक लेता है, और जानने को मिलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूगॉन होता है। चॉन यूगॉन से कहता है कि उसे तो मुरी मुलायम सी कुत्ते से कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, लेकिन शायद वो आज यहाँ पे गलत था। और चॉन की ऐसी बातें सुनकर यूगॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी चॉन यूगॉन को बताता है कि वो सही टाइम पर आया है, क्योंकि चॉन वैसे भी यहाँ पे अपने न्यू वेपन को टेस्ट करने के लिए किसी चीज को ढूंढ रहा था। एंड चॉन की ये बात सुनने के बाद यहाँ पे यूगॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। एंड वो अपने मन में कहता है कि पिछली बार की तरह ही ये वापस से टफ बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तभी चॉन हेवनली नेट का यूज करते हुए उसके वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड एक चीज देखकर तो यूगॉन भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और चॉन की टेरिफाइंग पावर देख के वो सीधा पीछे की तरफ हट जाता है। इसके बाद चॉन यूगॉन से कहता है कि वो यहाँ पे नॉर्मल वेपन क्या इसलिए यूज कर रहा है ताकि यहाँ पे किसी भी तरीके का सबूत ना बचे। लेकिन चॉन भी अब ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि यूगॉन अपने बिना मेन वेपन के कितने देर उसके सामने टिक पाता है। ये कहने के बाद चॉन ने अपने हेवनली नेट से यूगॉन पर अटैक कर दिया होता है। एंड इतने सारे अटैक अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर यूगॉन को समझ में नहीं आता कि अटैक राइट से आएगा या फिर लेफ्ट से। इसीलिए वो अपने आसपास एक एनर्जी बैरियर को बनाता है ताकि वो इन अटैक से बच सके। लेकिन चॉन देखकर समझ जाता है कि यूगॉन यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चॉन कहता है कि अब वो भी उसे दिखाएगा कि मिडन सेट की सीक्रेट टेक्निक होती क्या है। ये कहने के बाद उसने अपने हेवनली नेट को एक नीडल में कन्वर्ट कर दिया होता है। एंड इसके बाद वो सीधा यूगॉन पे अटैक करके उसका एक कान यहाँ पे काट देता है। एंड ये चीज इतनी जल्दी थी कि यूगॉन को पता भी नहीं चला कि उसका एक कान कब कट चुका है। इसके बाद यूगॉन दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है। चॉन भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा एक कान तो बड़े आराम से कट गया, क्या यूगॉन अभी भी अपने मेन वेपन को यूज नहीं करेगा और ऐसे अपने बॉडी के हर एक पार्ट को कटवाता रहेगा। चॉन की ये बात सुनने के बाद तो यूगॉन को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो भी बिना टाइम वेस्ट करे अपने मेन वेपन को निकाल के सीधा चॉन पे अटैक कर देता है। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है कि चॉन ने अभी तक स्वॉर्ड की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना भी नहीं सीखा है, तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो उसके स्वॉर्ड अटैक के सामने टिक पाएगा। लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाता तभी यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। एंड इसकी वजह से यूगॉन भी पीछे की तरफ ढकेला गया होता है। वो खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि उसने अभी भी क्या देखा, और हमें जानने को मिलता है कि चॉन ने अपने नेट का यूज करते हुए यहाँ पे एक शील्ड को बना लिया होता है। ये देखकर यूगॉन शॉक होता है कि यहाँ पे चॉन ने थ्रेड का यूज करते हुए एक शील्ड को बना लिया है। यूगॉन क्वेश्चन करता है कि आखिरकार चॉन अभी किस तरीके की फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर रहा है। लेकिन चॉन तो उसे ताना मारते हुए कहता है कि कोई फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, बल्कि इसकी स्वॉर्ड यहाँ पे कमजोर थी। चॉन से हमें जानने को मिलता है कि मिडन सेट की ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जो कि एक आर्मर का काम भी करती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बल्कि ये थ्रेड ही क्यों ना हो। इसके बाद चॉन ने
वापस से हेवनली नेट का यूज करते हुए एक नीडल को बना लिया होता है एंड इसके बाद वो उस नीडल से सीधा यूगोन पर अटैक कर देता है एंड इस अटैक की वजह से वो और भी ज्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो चुका होता है। अब यूगोन को अपने सामने चॉन नहीं बल्कि एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था जो कि उसकी जान कभी भी ले सकता है। चॉन यूगोन से कहता है कि जिस स्किल को लेकर वो इतना ज्यादा घमंड खा रहा था वो सब तो बेकार निकली, लेकिन यूगोन तो इस बात से शौक होता है कि चॉन यहाँ पे धीरे धीरे करके इतना ज्यादा पावरफुल कैसे होता जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है कि चॉन ने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करी है। लेकिन चॉन यहाँ पे यूगोन से कहता है कि यूगोन को यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे वो यहाँ पे नहीं मारेगा बल्कि वो यूगोन को इन्फोर्समेंट हॉल में देगा और ये दिखाएगा कि मुरी मलाइस का कुत्ता क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल के लिए वो यूगोन के साथ अभी वही करेगा जो कि उसने पेयोंग के साथ किया था, यानी कि चॉन यहाँ पे उसके डांटे अनशटर करने की बात कर रहा होता है एंड इस बात से यूगोन काफी ज्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि ये मौत से भी ज्यादा बदतर है। इसके बाद यूगोन अपनी बची कुछ एनर्जी को अपने पैर में लगा के वहाँ पे काफी तेजी से भाग जाता है। ये देखकर चॉन परेशान होते हुए कहता है कि अब यूगोन धीरे धीरे करके उसके लिए एनोइंग होता जा रहा है। वही हम यूगोन को देख पाते हैं जो कि जंगलों की तरफ से भाग रहा होता है। वो सिर्फ चॉन के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया एंड उसके लिए शर्म की बात है कि चॉन जैसे थर्ड रेट के मार्शल आर्टिस्ट है उसको बच के भागना पड़ रहा है। साथ ही वो चॉन की वो आंखें याद करता है जो कि बिल्कुल किसी डेमोनिक कल्टीवेटर की तरह लग रही थी। लेकिन खैर यूगोन इस बात से खुश है कि वो काफी दूर भाग के आ चुका है क्योंकि उसने अपने सारी की सारी एनर्जी अपने पैरों में लगा दी थी, जो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि चॉन उस तक पहुंच पाएगा। लेकिन यूगोन को अभी डिसाइड करना है कि आगे उसको क्या करना होगा क्योंकि मुरी मलाई सब उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसलिए यूगोन यहाँ पर डिसाइड करता है कि रिवर के दूसरे पार इविल फैक्शन को ज्वाइन कर लेगा और अगर यूगोन उनके साथ कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है तो शायद वहाँ पे उसको कोई अच्छी पोजीशन भी मिल जाए। लेकिन जब वो यहाँ पर ऐसी खिचड़ी पकाई रहा होता है तभी उसको चॉन की आवाज आती है जो कि उससे कहता है कि जैसे कमीने से यही उम्मीद किया जा सकता था। और चॉन की आवाज सुनने के बाद वो सीधा अपनी टूटी हुई तलवार से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन चॉन वहाँ बैम्बू की मदद से बड़े आराम से उस अटैक को रोकते हुए कहता है कि ये बैम्बू फॉरेस्ट है और यहाँ के बैम्बू किसी स्टील से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यूगोन पीछे की तरफ हटता है और वो सोचता है कि वो चॉन के हार्ट पर अटैक करके उसे एक ही बार में खत्म कर देगा क्योंकि इतनी सारी स्वॉर्ड एनर्जी यूज करने के बाद अब उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो यहाँ पे सही से फाइट कर पाए। ये कहने के बाद वो इसी दागी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल चॉन अपने नेट का यूज करते हुए उसके एक पैर को काट देता है। साथ ही वो यूगोन को अपने नेट से पकड़ते हुए कहता है कि वो ऐसे किसी शिकार को जारी नहीं दे सकता जिसने उसे काटने की कोशिश करा है। और चॉन को नेट एनर्जी यूज करता हुआ देखकर यहाँ पे यूगोन काफी शॉक होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसा कि यूगोन यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुका है इसीलिए अब वो चॉन के सामने माफी मांगना शुरू करता है। वो चॉन से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि चॉन उसको एक और चांस दे दे। ये सुनकर चॉन तुरंत ही उसको छोड़ते हुए कहता है कि वो यहाँ से जा सकता है और अपना चेहरा उसे कभी वापस ना दिखाए। और हेवनली नेट से फ्री होते ही यूगोन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो चॉन के बैग पे अटैक करके उसे खत्म कर देगा। साथ ही वो मन में चॉन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि जैसे बेवकूफ से और क्या उम्मीद किया जा सकता है जो कि अपने दुश्मन को पीठ दिखा रहा है। एंड इसके तुरंत ही बाद वो चॉन पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले ये अटैक चॉन को लग पाता तभी हम देखते हैं कि एक अटैक के साथ ही यहाँ पे यूगोन की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये देखकर यूगोन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉन कुछ ऐसा भी कर सकता है। चॉन यूगोन को बताता है कि उसने ये चीज पहले से एक्सपेक्ट करके रखी हुई थी कि यूगोन जैसा कमीना ऐसा कुछ करने का ट्राई जरूर करेगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे यूगोन मारा जा चुका होता है। चॉन परेशान होते हुए कहता है कि वो इसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि चॉन इसको पहले अपने फायदे के लिए यूज करने वाला था। खैर चॉन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यूगोन अब यहाँ पे मर चुका है। एंड इसके बाद ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि यूगोन ने चॉन पे अटैक करने की कोशिश करी थी। हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे टैंक क्लैन की तरफ से एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सारी की सारी गलती यहाँ पे अलायंस लीडर की है, यानी कि वो स्वॉर्ड एम्परर को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा होता है कि अगर स्वॉर्ड एम्परर ने स्टार्टिंग से ही कुछ किया होता तो आखिर में सिचुएशन ही नहीं बनती कि यंग मास्टर चॉन पर अटैक हो। वही स्वॉर्ड एम्परर अपने मन में कह रहे होते हैं कि यूगोन के इस कदम के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अगले सीन में हम एक और तरीका सीन देखते हैं जहाँ पे हम लोग स्कॉट हेड और एक और पर्सन को देख पाते हैं। एंड इसके बाद हमें दूसरे पर्सन के बारे में पता चलता है कि टैंक क्लैन के अंदर इनर और आउटर हॉल दोनों का एक डिप्यूटी चीफ है और इनका नाम जंग होता है जिन्हें आप लोग हमसे डिप्यूटी चीफ बुलाएंगे। इसके बाद डिप्यूटी चीफ यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए स्कॉट हेड से कहते हैं कि क्या वो लोग जो कर रहे हैं इस चीज को मुरी मलाई से छुपा के रखना ठीक होगा। इस सुनकर स्कॉट हेड कहता है कि अगर मुरी मलाई को इस बारे में पता भी चल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस चीज के अंदर सुप्रीम लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए स्कॉट हेड के लिए जो मैटर करता है वो ये है कि डिप्यूटी चीफ उनका साथ देंगे। साथ ही स्कॉट हेड उन्हें कन्विंस करते हुए कहता है कि आने वाले टाइम के अंदर टैंक क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद वो एक नया टैंक क्लैन बनाएंगे जहाँ पे वो इसे हाईएस्ट पोजीशन को देंगे अगर वो उनका साथ देते हैं। एंड ये सारी बात जानने के बाद डिप्यूटी चीफ ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया होता है। वो यहाँ पे टी को शेयर कर लेता है। ये देखकर स्कॉट हेड काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आखिरकार यहाँ पे डिप्यूटी चीफ अपने तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कमीना अपने मन में कह रहा होता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने डिप्यूटी चीफ को अपने तरफ कर लिया है। अगले सीन में हम चॉन को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस खत्म होने की वजह से सुकून मिलता है कि आखिरकार इसकी रिकवरी हील हो चुकी है क्योंकि जानने को मिलता है कि डिवाइन वेपर बनाने की वजह से उसकी इनेट कोर एनर्जी काफी ज्यादा यूज हो गई थी। एंड यही वजह थी कि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था और उस दर्द की वजह से तो वो कई बार बेहोश भी हो जा रहा था। जानने को मिलता है कि चॉन ने गॉन को पकड़ने के लिए मिडन साइड की फिंगर टेक्निक को यूज किया था। हालांकि उसको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसका करंट लेवल इतना नहीं है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी
को यूज कर सके। वहीं च्योन बताता है कि अभी के टाइम पे एसेंडेंट लेवल की वॉरियर से भी वो फाइट कर सकता है, वो भी 50 मूव्स तक। वेल अच्छी बात यह है कि समय के साथ साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। साथ ही हमें च्योन से एक और चीज जानने को मिलती है कि वो यहाँ पे फॉर्मलेस डैगर को सिर्फ 3 मिनट तक ही यूज कर सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए उसका पावर लेवल इतना नहीं है कि वो फॉर्मलेस डैगर को यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर पाए। लेकिन च्योन जब यहाँ पे सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी उसको गेट पे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जानने को मिलता है कि गेट पे यहाँ पे सिस्टर सीवून आई होती है, जिसे यहाँ पे गार्ड अंदर जाने नहीं देता। यहाँ पर सीवून आर्ग्यू करते हुए कहती है कि वो उसकी बहन है और ऐसे ही वो उसको यहाँ पे नहीं रोक सकता। एंड ये कहने के बाद सीवून बिना टाइम वेस्ट करे अंदर की तरफ घुस जाती है। वही अपने सिस्टर को देख कर च्योन पहले तो शॉक होता है, लेकिन इसके बाद वो अपने सिस्टर को सीट ऑफर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि च्योन देखता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में है। च्योन बताता है कि शायद वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि पेयों के इंसिडेंट के बाद यहाँ पे च्योन ने एक और कांड जो कर दिया है, तो उसकी बहन का यहाँ पे गुस्सा होना जायज है। लेकिन सीवून यहाँ पे च्योन से क्वेश्चन करती है कि इतना कुछ करने के बाद आखिरकार वो शांति से कैसे बैठ सकता है। ये सुनकर च्योन ने जो भी किया है वो उसके लिए अपनी बहन से माफी मांगता है। उसकी बहन उसे माफ कर देती है, साथ ही वो उसको सूप देते हुए कहती है कि 100 जिनसेंग है, इसे पी लो। लेकिन उस सूप को देखकर च्योन शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार वो इस सूप को कैसे पी सकता है। हमें जानने को मिलता है कि फोनिक्स टूर्नामेंट के अंदर अपनी जगह बनाने के बाद आखिरकार सीवून को ये सूप मिला था और इस सूप के लिए सीवून ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। लेकिन इसके बाद सीवून यहाँ पे च्योन से कहती है कि वो इस सूप को इसलिए दे रही है क्योंकि ये सूप उसके किसी काम का नहीं है। अगर ये उसके पास रहता है तो ये बेकारी होगा, यही वजह है कि वो इसे च्योन को दे रही है। लेकिन च्योन अच्छी तरीके से जानता है कि सीवून यहाँ पे झूठ कह रही है, क्योंकि उसने इस सूप के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है और पास्ट लाइफ के अंदर उसने इस सूप को काफी ज्यादा मजे से पिया था। इसलिए च्योन सीवून को साफ मना करते हुए कहता है कि वो इस सूप को नहीं पी सकता। ये सुनकर सीवून उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या च्योन अब उसकी बातों को भी इग्नोर करना शुरू करने वाला है। च्योन अपने मन में कहता है कि भले ही वो बचपन में अपने सिस्टर से काफी ज्यादा डरता था, लेकिन अब वो सिचुएशन पहले की तरह नहीं है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि च्योन की आंखों के सामने उसकी सिस्टर को मार दिया गया होता है। एंड ये सारी बातें याद करके च्योन को प्रेजेंट टाइम के अंदर पैनिक अटैक आ चुका होता है। ये देखकर उसकी सिस्टर घबराते हुए कहती है कि क्या च्योन ठीक है। इस सुनकर च्योन बताता है कि शायद उसने कुछ गलत बातें याद कर ली थी, वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो उसकी सिस्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सुनकर सीवून च्योन को सूप पीने के लिए वापस से फोर्स करती है। एंड अपनी बहन की बात सुनने के बाद च्योन यहाँ पे समझ जाता है कि उसकी बहन यहाँ पे उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी इस सूप को पीना ही पड़ेगा। साथ ही च्योन डिसाइड करता है कि इस सूप के लिए अपने सिस्टर को हाई रियल में जाने के लिए गाइड करेगा। इसके बाद च्योन अपने सिस्टर को उसे गार्ड करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि च्योन उस सूप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसकी सिस्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि च्योन यहाँ पे अपनी एनर्जी को रिकवर करते हुए 15 साल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद च्योन खड़े होते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को रिकवर कर लिया है और इस जिनसेंग सूप ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प करी है, और साथ ही वो अपनी बहन को इसके लिए शुक्रिया अदा भी करता है। उसकी बहन भी च्योन के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी च्योन अपनी बहन से क्वेश्चन करता है कि क्या वो अभी भी आयरन फैन को यूज करती है अपने वेपन के तौर पे। उसकी सिस्टर इस वाली बात पे एग्री करते हुए क्वेश्चन करती है कि आखिरकार च्योन इसके बारे में क्यों पूछ रहा है। च्योन बताता है कि जब वो इस कमरे से बाहर निकल पाएगा तो वो अपनी सिस्टर के लिए एक नया वेपन को बना देगा। लेकिन बेचारा च्योन तो अपनी बात को ही कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि तभी उसे गेट पे से आवाज आती है कि क्लैन हेड यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ये सुनकर च्योन भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि पहले उसकी बहन अब उसके फादर यहाँ पे आ रहे हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लैन हेड भी यहाँ पे आ चुके होते हैं, और क्लैन हेड को देखकर च्योन और सीवून दोनों ही उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हैं। लेकिन तभी क्लैन हेड यहाँ पे जिनसेंग सूप को देख लेते हैं। एंड ये देखकर सीवून काफी ज्यादा घबरा चुकी होती है, क्योंकि उसने इसके बारे में अपने फादर को नहीं बताया था। इसके बाद वो डरते हुए अपने फादर को इस बारे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है, लेकिन क्लैन हेड उससे कहते हैं कि अगर उसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है तो वो यहाँ से चली जाए। और क्लैन हेड की ये बात सुनने के बाद सीवून बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। ये देखकर बेचारा तो च्योन भी काफी शॉक होता है, क्योंकि उसकी बहन ने बस 1 सेकंड के अंदर ही उसको यहाँ पे धोखा दे दिया। इसके बाद क्लैन हेड च्योन से कहते हैं कि उन्हें च्योन के सीक्रेट के बारे में पता है, और वो ये भी जानते हैं कि च्योन ने ये बात स्वॉर्ड एम्परर से भी छुपा रखी है। एंड क्लैन हेड की ये बात सुनने के बाद च्योन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। च्योन को इस बारे में यकीन नहीं होता कि उसके फादर को इस बारे में पता चल चुका है। वो क्लैन हेड से क्वेश्चन करता है कि आखिरकार उन्हें इस बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर क्लैन हेड कहते हैं कि च्योन आखिरकार यहाँ पे कैसे बकवास कर रहा है। वो उसके फादर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी तरीके के सीक्रेट को उनसे छुपा नहीं सकता। लेकिन साथ ही वो च्योन को चिंता नहीं करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उसके सीक्रेट के बारे में नहीं पूछेंगे। इस सुनकर च्योन अपने मन में कहता है कि अगर ये चीज उसके हाथ में होती तो ये सारी की सारी चीजें वो पहले अपने फादर को बता चुका होता, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर सकता। बल्कि च्योन तक खुद अपने फादर से बहुत सारी बातों को शेयर करना चाहता है, क्योंकि वो उन्हें वापस से देख जो पा रहा है। इसके बाद क्लैन हेड च्योन से कहते हैं कि क्या च्योन इस बारे में जानता है कि वो अब तक च्योन से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। इस सुनकर च्योन कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि च्योन ने काफी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट जो कर दिया है। ये सुनकर क्लैन हेड बताते हैं कि वो उससे मिलने के लिए इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सारी की सारी गलती उनकी है। ये सुनकर च्योन शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार उसके फादर किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लैन हेड बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अलायंस पर भरोसा किया ताकि वो टैंक क्लैन को और ऊपर ले जा सके, यहाँ तक कि उन्हें हमेशा से ऐसा लगा कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। एंड उन्हें इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि आखिरकार वो किस तरीके के क्लैन हेड है जो कि अपने ही बच्चे को नहीं बचा सकते। ये सुनकर च्योन भी काफी शॉक होता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर कभी कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं। इसके
इसके बाद वो चौन से कहते हैं कि वो जानते हैं कि चौन ने अभी तक जितने भी रास्तों को अपनाया है वो काफी ज्यादा रफ थे। हालांकि चौन के इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं थे और वो ये भी जानते हैं कि जो आगे चौन करेगा वो भी सोच समझ के ही करेगा, सही रास्ते पे चलते हुए। लेकिन इस चीज के बावजूद भी वो चौन से एक फेवर मांगना चाहते हैं। इस सुनकर चौन क्वेश्चन करता है कि फादर किस फेवर के बारे में बात कर रहे हैं। प्लेनेट चौन से कहते हैं कि वो बस ये चाहते हैं कि चौन बस इविल को खत्म करते करते खुद इविल ना बन जाए। इस सुनकर चौन कहता है कि वो नहीं जानता कि आखिरकार सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन एक बात वो अच्छी तरीके से जानता है कि जो मरना डिजर्व करता है उसे मर जाना चाहिए। इसके बाद वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है कि हर उस इविल पर्सन को जिसे वो खत्म करना चाहता है उसे खत्म करने के बाद वही करेगा जो कि फादर चाहते हैं। ये सुनकर क्लैनहेड के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो चौन से कहते हैं कि वो यही सुनना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि आधा महीना बीत चुका होता है और हम लोग एमी सेट का एक कैरेज देखते हैं एंड ये कैरेज टैंक क्लैन के अंदर आ रहा होता है जिसके अंदर दो लड़कियां बैठी होती हैं एंड ये दोनों लड़कियां एमी क्लैन की दो डिसाइबल हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि उसने सुना था कि टैंक क्लैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन देखो यहाँ पे अभी भी बच्चे घूम रहे हैं। देख ऐसा लगता है कि टैंक क्लैन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हम उनके सामने एक और पर्सन को भी देख पाते हैं। इसके बाद हमें दोनों डिसाइबल के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहली वाली का नाम यहाँ पे सीजू होता है, वहीं दूसरी डिसाइबल का नाम हायोंग होता है। और सीजू एक फर्स्ट क्लास के डिसाइबल है, वहीं हायोंग एक सेकंड क्लास के डिसाइबल है। सीजू टैंक क्लैन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि एमी सेट के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, तो आखिरकार फिर वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस सुनकर हायोंग उसे चुप कराते हुए कहती है कि उसे ध्यान देना चाहिए कि अभी वो कहाँ पे है। इस सुनकर सीजू कहती है कि वो यहाँ पे कुछ गलत नहीं कह रही है और यही सच्चाई है। इस सुनकर वो सामने वाला पर्सन सीजू को चुप कराते हुए कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। और हमें जानने को मिलता है कि एमी सेट के लीडर होते हैं और इनका नाम संग होता है। साथ ही वो सीजू को कहते हैं कि वो वहाँ पर पहुँचने के बाद सीजू को फिजिकल ट्रेनिंग देकर उसके डिसिप्लिन को ठीक करेंगे। इस सुनकर सीजू यहाँ पे रोना शुरू कर देती है, लेकिन लीडर संग भी यहाँ पे शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था टैंक क्लैन बिल्कुल भी वैसा नहीं है, क्योंकि टैंक क्लैन के अंदर काफी सारे लोग होते हैं जो कि उन्होंने उम्मीद नहीं किया था। इसके बाद हम लोग एक लाइन को देखते हैं जहाँ पे लोग इलाज करवाने के लिए आए होते हैं और इस भीड़ को देखकर हायोंग क्वेश्चन करती है कि आखिरकार वहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। इस सुनकर लीडर संग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एमी सेट से ज्यादा यहाँ पे मरीज होंगे। इसके बाद हम लोग दो लोगों को बात करता हुआ देखते हैं जहाँ पे वो लोग चियोन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि यंग मास्टर इतने ज्यादा टैलेंटेड होंगे जो कि एक नीडल से भी इलाज कर सकते हैं। सच में यंग मास्टर की वजह से काफी सारे लोगों की मदद हो पा रही है। लेकिन सीजू पीछे की तरफ से आते हुए कहती है कि यहाँ पर वो लोग वेट कर रहे हैं, इससे अच्छा उन लोगों को एमी सेट जाके अपना इलाज करवा लेना चाहिए। इस सुनकर उनमें से एक पर्सन कहता है कि एमी सेट ऐसा ही पर्सन है जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही अपना इलाज करवा पाते हैं, वहीं पर इलाज करवा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और साथ ही दूसरा पर्सन कहता है कि इस बात के चांसेस भी कम है कि वो एमी सेट के अंदर डिवाइन फिजिशियन से मिलकर उनका इलाज करवा पाएंगे। साथ ही वो बताता है कि यंग मास्टर ने कैसे पर्सन का भी इलाज किया है जिसपे एमी सेट ने भी गिव अप कर दिया है, तो वो लोग कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए टैंक क्लैन एमी सेट से ज्यादा बेटर है इलाज करवाने के लिए। इस सुनकर सीजू चिल्लाते हुए कहती है कि क्या वो लोग ये कहना चाहते हैं कि टैंक क्लैन एमी सेट से ज्यादा बेटर है। लेकिन तभी लीडर संग सीजू को शांत करवाते हुए कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और साथ ही सीजू को पता होना चाहिए कि डिवाइन फिजिशियन ने उन लोगों से क्या कहा था। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डिवाइन फिजिशियन इन लोगों से कहती है कि उन लोगों को टैंक क्लैन में जाके माफी मांगनी है क्योंकि मुरीमा लाइंस के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं और ये सिर्फ यूगोन की वजह से हुआ है जो कि इस बेवकूफ ने किया है। साथ ही वो लोगों को वार्न भी करती है कि अगर वहाँ पे किसी को भी किसी तरीके से दिक्कत होती है तो वो लीडर को खुद पनिश करेंगी, भले इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो एमी सेट के लीडर ही क्यों ना हो। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। इसके बाद हायोंग यहाँ से जाने के लिए लीडर संग से बात करती है, लेकिन लीडर संग कहते हैं कि वो वहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, तो क्यों ना उन्हें अभी टैंक क्लैन की मेडिसिन स्किल देख लेनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो लोग अंदर की तरफ आ चुके होते हैं, लेकिन लीडर संग इतने सारे लोगों को अंदर बाहर आता जाता देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन लोगों का इतना जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट हो रहा है। हायोंग भी लीडर संग से सीधा यही बात माइंड के थ्रू कहती है। इसके बाद हायोंग कहती है कि ऐसा लगता है कि ये स्कैमर है जो कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है और नॉर्मल लोगों के पैसों के साथ साथ उनका टाइम भी वेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो स्कैमर को पर्सनली सजा देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सियोल आ चुकी होती है जो कि इंतजार करवाने के लिए माफी मांगती है एंड इसके बाद सियोल उन लोगों को अंदर की तरफ लेके आ चुकी होती है। इसके बाद उन लोगों से कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पे थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, तो उन्हें बस थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उन लोगों को वहाँ पर छोड़ के चली जाती है, लेकिन लीडर संग कमरे की तरफ देखते हैं जहाँ पे चियोन होता है। इसके बाद लीडर संग कमरे के अंदर देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। वहीं शीजू चियोन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि ये लड़का तो शक्ल से ही स्कैमर लग रहा है, यहाँ तक उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन लीडर संग उसे शांत करवाते हुए माइंड के थ्रू कहते हैं कि जैसे हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे उसी टाइम हम लोग उस पर अटैक कर देंगे। इसके बाद हम लोग कमरे के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे चियोन के सामने एक पेशेंट बैठी होती है। वो रोते हुए चियोन से उसकी बेटी को ठीक करने के लिए कहती है। इस सुनकर चियोन से चिंता करने को मना करता है, साथ ही वो पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस सुनकर वो बच्ची बताती है कि काफी सारे फिजिशियन ने कहा है कि अब वो चल नहीं सकती है। इसके बाद चियोन उस बच्ची के पैर देखते हुए क्वेश्चन करता है कि क्या ये बच्ची खुद को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर उस बच्ची की मॉम बताती है कि वो एक कैरेट से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और तभी ये इंसिडेंट हो गया। ये सुनकर चियोन उन्हें चिंता करने के लिए मना करता है, साथ ही वो बताता है कि यहाँ पे बच्ची के नर्व्स डैमेज नहीं हुए हैं, सिर्फ उसके बाहर की मसल पैरालाइज हुए हैं जिसे वो अभी ठीक कर देगा। इस सुनकर लीडर संग के साथ बाकी सारे लोग भी काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डायग्नोसिस के सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चियोन अपने नीडल को निकाल लिया
लिया होता है और ये देखकर लीडर संग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चॉन यहाँ पे नीडल से इलाज करने वाला है और वो नीडल एक डिवाइन वेपन है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चॉन ने इस बच्चे के पैर को पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है। ये देखकर लीडर संग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ये लड़का कोई प्रोडिजी है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है। वो डिवाइन फिजिशियन की बातों को याद करता है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को क्रिएट मत करना। वो परेशान होते हुए कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो टैंक क्लैन के ट्रेजर पे नजर रख रहे हो। इसके बाद बच्ची यहाँ से जाते हुए कहती है कि वो चॉन से मिलने के लिए वापस जरूर आएगी। इस सुनकर चॉन उससे कहता है कि वो जब चाहे तब उससे मिलने आ सकती है, लेकिन वो उम्मीद करेगा कि वो ऐसी हालत में वापस कभी ना आए। वह लीडर संग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार उन्हें यहाँ पर क्या जवाब देना होगा। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस चीज के लिए चॉन से माफी मांग लेंगे, लेकिन अगले पल उनके ऊपर डैगर से अटैक हो जाता है जिसे वो डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन वही सीजू को इसे ब्लॉक करने में काफी दिक्कत आती है। वही चॉन कमरे से बाहर आते हुए काफी गुस्से में कहता है कि वो लोगों को तब से बस इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसके सामने पेशेंट बैठे हुए थे, लेकिन वो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा जो कि टैंक क्लैन के ट्रेजर पे नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो उनसे कहता है कि इस बारे में भूल जाना कि तुम लोग यहाँ से जिंदा जा सकते हो। एंड इस टाइम पे चॉन का फिर से गुस्से में होता है। और इसी के साथ इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर इस पार्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।